नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बजाज कार्ड से जुड़ी एक एक बात को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इस कार्ड के फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कौन कौन इस कार्ड को बनवा सकता है, इस कार्ड के क्या क्या फीचर्स हैं। मतलब बहुत से लोगों को ना बहुत सारे डाउट आते हैं, किसी किसी को तो ये कार्ड इतना अच्छा लगता है और किसी किसी को ये कार्ड इतना बकवास लगता है। तो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अंकित जी, आपके ओपिनियन में ये कार्ड कैसा है? देखो, अगर हम बजाज कार्ड की बात करें तो पहली चीज़ तो ये एक नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है। मतलब जो इसका नाम है, जो या फिर कह लो कि जो बजाज इसकी एडवर्टीजमेंट करता है वो ये है कि नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी को एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है और उसकी जो वैल्यू है वो मार्केट में 10,000 रुपये है, ठीक है जी। अब मान के चलो, आप लेट सपोज आप आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है जी। आईसीआईसीआई बैंक कहेगा कि चलो 4,000 पे डाउन पेमेंट कर दो और बाकी 6,000 रुपये की मैं ईएमआई बना दूंगा, ठीक है। आप कहोगे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1500 रुपये की 4 ईएमआई बन जाएंगी, तो 6,000 रुपये लौटा दी जाएंगे। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक क्या कहेगा कि ईएमआई बनाने के मैं 1,000 या 1,500 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बैंक का अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो अगर उसे आप ईएमआई में कन्वर्ट करोगे तो बैंक ईएमआई बनाने के आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा। तो वही चीज़ है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ और मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, उससे मैं अगर ईएमआई बनाता हूँ तो उसके लिए फिर मेरे को कुछ ना कुछ फीस फालतू देनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं बजाज कार्ड की बात करूँ, वैसे इसका नाम इंस्टा ईएमआई कार्ड है, लेकिन इसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो जीरो कॉस्ट ईएमआई कार्ड या फिर 0% इंटरेस्ट के साथ की जाती है। तो लोगों को लगता है कि इस पे जितने भी प्रोडक्ट अगर अवेलेबल हैं वो सारे के सारे ही नो कॉस्ट ईएमआई पे बन जाते हैं। तो चलो, सारे प्रोडक्ट नहीं है क्या? हाँ, सारे नहीं है, उस बात पे बाद में आएंगे, बट एक बार मोटी बात समझते हैं। लगभग 80-90% प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो जीरो कॉस्ट ईएमआई पे बन जाते हैं। अब वही एग्जांपल जो हम ले रहे थे मोबाइल फ़ोन का, वही मोबाइल फ़ोन अब मैं इस बार किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करता, मैं ईएमआई कार्ड को यूज़ करता हूँ बजाज का। अब मान के चलो वही चीज़ है कि 10,000 का फ़ोन था, 4,000 रुपये मैंने डाउन पेमेंट कर दी, बाकी मैं कहता हूँ कि चलो 1,000 रुपये की 6 किस्तें बना दो, तो मेरी 1,000 रुपये की ही 6 किस्तें बनेगी, मेरे को कोई भी पैसा फालतू नहीं देना पड़ेगा। यानी 10,000 का ही प्रोडक्ट था जिसमें से 4,000 रुपये मैंने डाउन पेमेंट कर दिए और अगले 6 महीने में 1,000 रुपये लौटा करके बजाज को वापस दे दी। यानी मेरी तरफ से वो प्रोडक्ट मेरे को 10,000 रुपये का ही पड़ा और मैंने पूरा का पूरा जो पैसा था वो क्लियर कर दिया, बजाज का 6,000 रुपये क्लियर कर दिया और उसके बाद मेरे को जो है एनओसी मिल जाएगी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बजाज की तरफ से। अच्छी चीज़ ये है कि अगर मान लो किसी का सिविल स्कोर 19-21 है तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि कोई सामान भी बन जाता है, ब्याज भी नहीं देना, और आपने एक तरह से लोन पूरा चुका दिया तो आपका सिविल स्कोर भी धीरे धीरे करके इंक्रीज़ कर जाएगा। मान लो अगर किसी का सिविल स्कोर, और एक चीज़ पता है क्या है, एक मान के चलो आप कोई क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का लेते हो तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा अगर किसी का सिविल स्कोर 19-21 है। लेकिन बजाज ईएमआई कार्ड एक ऐसी चीज़ है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि बहुत से लोगों का एक तरह से मेरी आंखों के आगे मैंने बनवा के दिया है। ये ऑब्जर्वेशन है कि बजाज ईएमआई कार्ड, अगर किसी का सिविल स्कोर 19-21 भी है ना, तो उसका भी बजाज ईएमआई कार्ड मिल जाता है। हो सकता है कि उसे लिमिट सिर्फ 25,000-30,000 की मिले, ना मिले 1.5 लाख की या 3 लाख की लिमिट, लेकिन बन जाता है। और फिर ये है कि छोटा मोटा घर का सामान भी बन जाता है, महीने महीने करके कुछ कुछ पैसा लौटाना है और सिविल स्कोर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। मैंने खुद देखा है कि रिक्शे वाले होते हैं, उनके पास भी बजाज ईएमआई हाँ, कार्ड होता है। ये चीज़ है। और मैं रिक्शे वाले कह रहा हूँ, मतलब मिडिल क्लास वाले के पास भी होता है। मेरे पापा है, उनके खुद के पास बजाज कार्ड है। बिजनेसमैन है, उसके पास भी बजाज कार्ड है। मतलब सारी कैटेगरी कवर की हुई है कि गरीब से लेके मिडिल क्लास से लेके अमीर तक सबके पास बजाज का कार्ड है। पता है इसमें एक चीज़ क्या आती है, देखो बजाज कार्ड बन गया, बहुत लोगों को अब क्या लगता है कि कई लोग तो कहते हैं कि बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है, कई लोग कहते हैं कि एकदम बकवास है। अब बकवास बोलने वाले वो लोग होते हैं, देखो होता क्या है ना, कि मान लो आपने कोई लोन लिया या आपने कोई प्रोडक्ट लिया, बजाज ने एक तरह से लोन दे दिया। अब अगर तो आप सारी की सारी किस्तें टाइम से भर रहे हो कि आपका कोई भी एक तरह से बाउंस नहीं हो रहा है, कोई पेमेंट लेट नहीं हो रही, तो बहुत अच्छा कार्ड है। लेकिन है क्या, प्राइवेट प्लेयर है बजाज, कोई एसबीआई तो है नहीं सरकारी कि जी कोई किस्त बाउंस होगी तो चलो ना के बराबर चार्जेस लगाएगा। भाई प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट कंपनी है, पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। अगर बाई चांस कोई किस्त बाउंस हो गई या कहीं अकाउंट में पैसे नहीं, मतलब एक तरह से बाउंस हो गई या आपने टाइम से नहीं भरी, तो उस टाइम पे जो पेनल्टी इंपोज की जाती है वो एक हैवी पेनल्टी इंपोज की जाती है, मतलब इवन प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा, क्योंकि एक एनबीएफसी कंपनी हो गई ना, बैंक तो है नहीं, कमर्शियल बैंक तो है नहीं, एनबीएफसी कंपनी है, प्रॉफिट कमाने। तो उन लोगों के लिए बेकार है जिनको अगर ये हल्का सा भी डाउट आता है कि हम टाइम पे पैसा नहीं भर पाएंगे या कुछ भी ऐसा है, उनको एक डाउट है। बाकी इस वीडियो के अंदर एक तो मैं आपको पूरा लाइव अभी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको बजाज ईएमआई कार्ड के लिए घर बैठे बैठे अप्लाई करना है। दूसरी चीज़, मैं ये प्रॉपर शीट्स लेके आया हूँ, ठीक है, ये सारी की सारी शीट्स अभी स्क्रीन के साइड में भी इनकी फ़ोटो खींच के अच्छे से समझाएंगे। ये क्या शीट्स हैं, ये एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया गया था, ठीक है, ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये इसका प्रॉपर इनवॉइस है मोबाइल फ़ोन का, ठीक है।
मैं इससे ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये लाइव शीट्स हैं सारी की सारी, ठीक है, लाइव बिलिंग है इसकी, एसओए है, उसके बाद आगे एसओए मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की कितने कितने पैसे कटे, और लास्ट में एनओसी इशू की है बजाज ने। मतलब आप एक पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाओगे बिल्कुल। कि एक परचेज आपने राइट फोन या कुछ भी जो भी हाँ, चीज परचेज किया बिल्कुल। उसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल। दिखाओगे। उससे होगा क्या, उससे बेनिफिट ये होगा कि लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि जो बजाज ईएमआई कार्ड को यूज़ करके मोबाइल फ़ोन परचेज किया गया और जितनी उसकी ईएमआई बोली गई, क्या उतनी ही ईएमआई कटी या कुछ फालतू का पैसा कटा। Okay. तो इससे लाइव हम क्लियर समझने की कोशिश करेंगे कि जो दो लोगों के तर्क हैं कि बेकार है या अच्छा है, जो किस्त बोली गई एक जगह पे उससे फालतू पैसे कटे, वो किस लिए कटे, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें देखते हैं, ठीक है। मतलब आप बहुत मेहनत करके आए हैं यहाँ पे। नहीं, तो मैंने मैं ये प्रॉपर अपनी उससे ऑडियंस से कहना चाहूँगा, सर इतनी मेहनत करके आए हैं, तो आपके जो भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट जरूर करना, बेस्ट वीडियो ऑन बजाज कार्ड, जो भी आपकी मर्जी है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या है ना, ये एक इनवॉइस है, ये मोबाइल फ़ोन परचेज किया गया था, यहाँ वैल्यू भी लिखी गई है 20,999, यानी 21,000 रुपये का ये मोबाइल फ़ोन हमने परचेज़ किया, ठीक है जी। अब देखते हैं हुआ क्या, जब ये 21,000 का मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया गया ऑफलाइन दुकान से, तो वहाँ पे इसकी जब बजाज वाले बंदे को बुलाया गया तो उसने कहा कि चलो जी 1,750 रुपये की किस्तें बनेंगी, ठीक है जी। बोले 1,750 की 4 किस्तें, यानी 1,750 इंटू में 4, ये हो गया आपका 7,000 रुपया। बोले कि जी 4 किस्तें तो आप डाउन पेमेंट कर दो और 8 किस्तों की मैं आपकी ईएमआई बना दूँ, यानी 1,750 इंटू में 4, 7,000 रुपीज़ तो आप मेरे को डाउन पेमेंट कर दो। दूसरी चीज़ 1,750 इंटू में 8, बचा हुआ 14,000 रुपया हो गया, ये आपको हर महीने 1,750 रुपये देने, ये बात खुली, ठीक है। अब यहाँ पे बिल देखो, ये 6 मार्च 2023 का बिल है, ठीक है जी। अब 6 मार्च 2023 की इनवॉइस है ये। अब इस पे आ जाते हैं हम एसओए पे, एसओए इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बजाज फाइनेंस का, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 6 मार्च 2023 को ही ये हमारे 7,000 रुपये कट गए, ठीक है जी। ये 7,000 रुपये कट गए, जैसा कि बात खुली थी कि डाउन पेमेंट जो कि इकट्ठा पैसा दे दिया गया, 7,000 रुपये कट गए, बहुत अच्छी बात है। फिर 6 मार्च 2023 के बाद, उसके बाद कुछ नहीं कटे, मार्च के बाद अप्रैल का महीना आ गया। अब उसके बाद अप्रैल से अगले 8 महीने हर महीने 1,750 कटने चाहिए, तो 2 अप्रैल को पहली किस्त कटी 1,750 रुपये की, 2 अप्रैल को ही 117 रुपये और कट गए, और 2 अप्रैल को ही 46 रुपये और काट लिए गए। अब देखो कटने कितने चाहिए थे, 1,750, लेकिन कटे कितने, 1,750 भी कटे, 117 भी कटे और 46 रुपये भी कटे। लेकिन यहाँ पे ये किस चीज़ के कटे हैं, 117 और 46, अगर मैं आपको इसका ब्रेकअप दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये पहली ईएमआई के ब्रेकअप में साफ लिखा हुआ है बजाज ने कि 1,750 काटे जाएंगे, साथ में 46 रुपये जो कटे हैं वो सिविल रिपोर्ट फीस कटी है, और साथ में जो क्या बोलते हैं 117 रुपये कटे हैं, ये कन्वीनियंस फीस है, ये पहली ईएमआई पे कटी है। तो पहले महीने में 1,750 की जगह 1,913 रुपये कटे, समझ गया आप बात को। तो इसने क्लियर लिखा हुआ है जब ये लोन लिया गया था तो कि ये पहली बार 117 प्लस 46 रुपये कटेगा, ठीक है जी। बाकी डिपेंड करता है, किसी का लोन बहुत ज़्यादा हो, मान लो कोई 1 लाख का ले रहा है तो ये थोड़ी बहुत ज़्यादा भी कट सकती है, बट अभी 21,000 रुपये के अगेंस्ट में 117 रुपये और 46 रुपये कटे हैं, ठीक है जी। उसके बाद अप्रैल के बाद ये मई का महीना आ गया, मई के महीने में 1,750 रुपये कटे, उसके अलावा कुछ भी नहीं कटा। फिर जून का महीना आ गया, 2 जून को 1,750 कटे, कुछ भी नहीं कटा उसके बाद। फिर 2 जुलाई को 1,750 कटे, कुछ भी नहीं कटा उसके बाद, ठीक है जी। फिर 2 अगस्त को 1,750 कटे, कुछ भी नहीं कटा उसके अलावा। फिर 2 सितंबर को 1,750 कटे, कुछ भी नहीं कटा। 2 अक्टूबर को 1,750 कटे, 2 नवंबर को 1,749 रुपया कटा, ठीक है जी। और इसी तरह से ये 2 नवंबर को जो लोन है ये क्लियर हो जाता है, मतलब हमने 8 किस्तें 1,750 के हिसाब से काट दी। ये सारी की सारी किस्तें कटने के बाद ये मेरे को एनओसी मिली, ये एनओसी एक तरह से ये दर्शा रही है कि हमारा जो लोन है वो प्रॉपरली क्लियर हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि जो हमने लोन लिया वो एज इट इज़, मतलब 4 किस्तें दी, उसके बाद 1,750 की किस्तें भरी, हमारा जो लोन है वो टाइमली रीपे हो गया, एनओसी मिल गई, लोन क्लोज हो गया, सिविल भी इंक्रीज हो गया। तो अंकित जी, जैसे कि आपने अभी ये पूरा का पूरा एग्जांपल दिया, यहाँ पर जो पहली ईएमआई कटेगी तो वहाँ पर ही 117 रुपये प्लस 46 रुपये एक्स्ट्रा कटते हैं, हाँ। उसके बाद कुछ भी नहीं कटा, सिर्फ आपने अपनी ईएमआई भरी और आपका लोन क्लोज हो गया। हाँ। तो मेरे को यहाँ पर एक डाउट ये आ रहा है कि जैसे आपने फ़ोन लिया 21,000 रुपये का, आपने सारी किस्तें टाइम से भर दी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा, तो बजाज के यहाँ पे समाज सेवा कर रहा है। देखो ऐसा नहीं है, अब कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे एक एग्जांपल लो, अभी हाल फिलहाल जैसे मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, तो मेरे सेक्टर में ही मेरे जानने वाले हैं, उनको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी थी, तो सोचे कि चलो बजाज कार्ड से ले लेंगे, उनके पास बजाज कार्ड काफ़ी टाइम से है। तो जब वो स्कूटी पता करने गए
तो 56,000 उसकी कॉस्टिंग थी स्कूटी की, लेकिन अगर वो बजाज से लेते तो वो उनको 62,000 रुपये की पड़ रही थी। तो फिर उन्होंने वो चीज़ खैर ड्रॉप कर दी, वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट आपको नो कॉस्ट EMI मिल जाएगा। लगभग 80-85% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जीरो कॉस्ट पे बन जाते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिसके ऊपर अपफ्रंट ही आपको एक तरह से अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है अगर आप EMIs बनवाते हो। दूसरी चीज़, अब जैसे ये मैंने मोबाइल फ़ोन की आपको बात बताई, तो जब मोबाइल फ़ोन लिया गया तो बजाज EMI कार्ड जो बेचने या फिर करने आया था प्रोसेस, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी क्रॉस सेलिंग करने के लिए। कि जब ये मोबाइल फ़ोन परचेज किया जा रहा था तो स्टार्टिंग में तो उस एम्प्लॉय ने कहा कि ठीक है जी 1750 की 4 किस्तें डाउन पेमेंट है, फिर 1750 की 8 किस्तें आपको हर महीने देनी पड़ेगी। लेकिन उसने बोला, जब एक तरह से पूरा होता है ना कि फ़ोन खुलने वाला है और सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे वो मतलब जो एम्प्लॉय था उसने ये कहा कि भाई ये जो लोन है ये तभी अप्रूव होगा जब आप अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस लेंगे। अच्छा, समझ समझ गया आप बात को। अब जो ले रहा था मोबाइल फ़ोन उसके पास ऑलरेडी ही एक लाइफ इंश्योरेंस था, तो उसने ऑब्वियसली बात है नया लाइफ इंश्योरेंस लेके क्या करेगा। तो जब उसने उसको कहा कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो उसने कहा कि ठीक है तो फिर प्रोडक्ट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, यानी आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसका एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अब वो समझाते भी बहुत अच्छी तरीके से हैं, बोले कि जी 1750 रुपये की किस्त है ना, सिर्फ 200 रुपये की और किस्त बढ़ जाएगी और आप प्रोडक्ट इंश्योरेंस आपके पास आ जाएगा। यानी 1750 नहीं, आपको हर महीने 1950 देने हैं। अब वही बात है ना, 8 महीने तक देने हैं, तो आपको तो 1600 रुपये का आपका जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो गया, वो भी बेफालतू में। तो ये ऐसा करते हैं। अब वही चीज़ है, अब जो लेने गया था मोबाइल फ़ोन, दुकानदार उसका अच्छा खासा जान पहचान का था और दुकानदार से बजाज वाले के अच्छे रिलेशन थे कि उसको तो रोज़ ही बुलाना है कि हर थोड़ी देर बाद कोई फ़ोन लेने आया उसको बजाज से बेचना है, तो दुकानदार के कहने पे उसने कर दिया। अदरवाइज होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय अड़ जाता है, एम्प्लॉय को लगता है कि जब तक मैं कुछ बेचूंगा नहीं मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा। तो इसका तरीका ये है कि आप जब बजाज कार्ड को यूज़ करो किसी दुकान पर खड़े होकर, दुकान वाला ऑब्वियसली बात है फ़ोन करके ही बुलाएगा कि कस्टमर आया, एक कार्ड जो है ये अप्रूव करवा दो। आप पहले ही उसको अपफ्रंट बोल दो कि भाई मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है आपसे क्रॉस सेल आप करोगे मैं लूँगा नहीं, भाई मेरा ये मोबाइल फ़ोन लैपटॉप जो भी आपको लेना है पहले ही बजाज वाले को बोल दो कि भाई लोन मैं तभी लूँगा जब मेरे को कोई क्रॉस सेलिंग नहीं चाहिए। कल को मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस ले ले, लाइफ इंश्योरेंस ले ले या फिर प्रोडक्ट का इंश्योरेंस ले, भाई मैं कुछ भी नहीं लूँगा। भाई जितने की फ़ीस है, जो तुम्हारी कन्वीनियंस फ़ीस है वो मेरे को बताओ और मेरी EMI बनाओ, बनती हो तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको रहने दो। तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको अपफ्रंट ही बात करनी पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है कि आपके सामने बजाज वाला बंदा आ जाएगा, वो सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आखिरी में कहेगा कि ये लेना पड़ेगा अदरवाइज होगा नहीं। उस टाइम पे दुकानदार आप कहोगे कि ठीक है आपके पास पैसे होंगे नहीं, आप बजाज वाले को मना करोगे, दुकानदार भी कहेगा यार 1 घंटा खराब कर दिया, सारा सामान निकाल दिया, सब कुछ हो गया, फिर आप एक तरह से कहोगे कि ठीक है जो बेच रहे वो दे। क्योंकि इनकी भी एक गेम स्ट्रेटेजी होती है, ये आखिरी में आकर के बोलेंगे कि भाई आप ये आपको लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी इसकी एक कमाई का जरिया है। दूसरा कमाई का जरिया है कि मान लो अब आपके पास प्रोडक्ट आ गया, आपकी किस्तें बन गई, उसके बाद आपने मैंडेट दे दिया कि आपके सेविंग अकाउंट से हर महीने किस्त कट रही है। अब कल को आप बजाज कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसको भी चलाओगे, उसको जब चलाओगे देखोगे कितना लोन रह गया, क्या रह गया। अब उस एप्लीकेशन के अंदर भी 50 चीज़ें हैं, इंस्टेंट लोन है ना, आपका अलग अलग चीज़ें हैं, बिल भर दो, वो कर दो, उसे भी आप यूज़ करोगे तो एक तरह से वहाँ से भी कुछ पैसा जो है बजाज कमाता है। तो मेन बजाज का फोकस क्या है कि जितना ज़्यादा कस्टमर होगा कल को वो क्रॉस सेलिंग करवा लेगा आपसे। बिल्कुल भाई उसकी एप्लीकेशन तो यूज़ करोगे, एप्लीकेशन पे आपको कुछ ना कुछ बेच लेगा, तो ये उसकी कमाई का जरिया है। मतलब समझ गए, वो वहाँ पे प्रॉफिट नहीं देख रहा कि मैं, उसका मेन इंटेंशन ये है कि मेरा कस्टमर जुड़ना चाहिए, उसके बाद मैं उसको दूसरे प्रोडक्ट्स बेच लूँगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो सर आपने यहाँ पर पूरा का पूरा बजाज कार्ड के बारे में सारा समझा दिया, पूरा का पूरा लाइव स्टेटमेंट भी लिया है। तो यहाँ पर सर अब इस कार्ड को अप्लाई कैसे करना, तो उसके बारे में बता दो। हाँ, एक बार फटाफट से जो है इसका अप्लाई करने का प्रोसेस देख लेते हैं ताकि आसानी से आप हर चीज़ समझ सकें। अब बजाज EMI कार्ड अप्लाई करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये क्लियरली बोल रहा है कि 3 लाख रुपए की ये मैक्सिमम लिमिट देते हैं। देखो पहले क्या होता था, जब पीछे RBI की रिस्ट्रिक्शंस आई थी बजाज EMI कार्ड के ऊपर, उससे पहले 2 लाख रुपए की ये मैक्सिमम लिमिट देता था, लेकिन अब इसने बढ़ा के कितनी कर दी है, 3 लाख रुपए। यानी अगर किसी का सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, उसकी कमाई बहुत अच्छी है, तो मैक्सिमम जो है ये 3 लाख रुपए तक की लिमिट देते हैं। अब हो सकता है किसी को 50,000 की मिले, किसी को लाख की, 1.5 लाख की, वो सब डिपेंड करता है कि उसका सिविल स्कोर कितना है। खैर जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसका एक बार देखते हैं कि उनको कितना मिलता है। ठीक है, तो जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे गेट इट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो मोबाइल नंबर एंटर किया उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP आएगा, वो OTP हमें एंटर करना है और सिंपली नीचे सबमिट पे क्लिक
क्लिक करना है, ठीक है जी। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहा है कि फुल नेम एंटर कर दो जैसा कि पैन कार्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे स्पेलिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी आपका नाम है जो पैन कार्ड में लिखा है एज इट इज उसी स्पेलिंग के साथ ही आपको नाम लिखना है, ठीक है जी। तो नाम एंटर कर दिया, उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या बोलते हैं, यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगले पेज पर कुछ एक डिटेल्स ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। आपको नीचे सिंपली पिन कोड एंटर करना है, अपने शहर का नाम एंटर करना है, अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंटर करना है कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फिर ऐसे ही अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर अगले पेज पर ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, आपको इसी पेज पर बने रहना है। फिर यहाँ पर जो है देखो इसने क्या दिखाया है कि 1,35,000 रुपये के लोन के लिए, लोन कह लो या फिर एक तरह से लिमिट कह लो, उसके लिए एलिजिबल है। तो जिसके लिए हमने अप्लाई किया उन्हें 1,35,000 रुपए की लिमिट दी है। खैर उनका सिविल स्कोर भी अच्छा खासा है, तो 1,35,000 की लिमिट मिली है। आपको सबसे नीचे कुछ नहीं करना, सबसे नीचे प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है जी। तो जैसे ही आप प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, अगले पेज पर ये ऑटोमेटिकली उनकी फोटो, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस दिखा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर मान लो एड्रेस अलग है, मतलब जैसे इसने तो आधार कार्ड का एड्रेस उठा लिया, अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया तो नीचे देखो अपडेट एड्रेस का ऑप्शन भी आ रहा है। तो कुछ नहीं, अगर सब ठीक है तो सबसे नीचे फिर आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अगले पेज पे ये सब कुछ दिखा रहा है, एक तरह से समरी दिखा रहा है। ये बोल रहा है कि 1,35,000 रुपए की तो आपको लिमिट मिली है, लेकिन ये बोल रहा है कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन लोन लिमिट 50,000 रुपए की। इसका मतलब ये है कि वैसे 1,35,000 की लिमिट दी है, लेकिन इस कार्ड से जो आप पहली ट्रांजैक्शन करोगे ना वो 50,000 से ज़्यादा की नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब अगर आप सोच रहे हो इस कार्ड से कोई 70,000 का प्रोडक्ट लेना है पहली बारी में, तो नहीं मिलेगा। पहला सामान आपको 50,000 तक का ही मिलेगा, उसके बाद आप इस कार्ड को फिर यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम 1,35,000 रुपये तक, ठीक है जी। बाकी इसकी वन टाइम फीस है, यहाँ दिखा भी रहा है, कार्ड फीस 530 रुपये है और ऑनलाइन कन्वीनियंस जो फीस है वो 69 है, यानी इस दोनों को जोड़ के 599 रुपये इसकी फीस बैठेगी। एक चीज़ और बता दूं, कई बार क्या होता है, कई लोगों को कार्ड मिलता ही नहीं है, मतलब किसी का सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा खराब है तो कार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन बजाज है, प्राइवेट कंपनी है, फिर ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्रॉस सेल करने की कोशिश करते हैं। मतलब कार्ड नहीं देंगे, कुछ ना कुछ क्रॉस सेल करेंगे, किसी को हेल्थ इंश्योरेंस बेच देंगे, किसी को कोई और प्रोडक्ट बेच देंगे, वो यूजलेस प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ अच्छे से देख लेना कि आप जो फीस पे कर रहे हो वो कार्ड की ही फीस पे कर रहे हो ना, मतलब 599 रुपये ही फीस पे कर रहे हो ना। कई बार क्या होता है 999 मांग लेगा, कई बार होता है 799 मांग लेगा, तो फीस इसकी 599 रुपये है। और देख लेना कि ये आप ज्वाइनिंग फीस जो पे कर रहे हो वो इस EMI कार्ड की ही पे कर रहे हो ना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना, आप क्या करोगे हेल्थ इंश्योरेंस का या फिर लाइफ इंश्योरेंस परचेज करके बेफालतू में इनसे, तो वो चीज़ है, ठीक है जी। खैर कोई बात नहीं, यहाँ 599 फीस पे करनी है। उसके बाद सबसे नीचे मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो, यानी ये 599 की पेमेंट करनी है तो मैं यहाँ UPI के माध्यम से कर लूँगा। तो UPI सेलेक्ट करके सबसे नीचे मैं पे 599 पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद गूगल पे, फ़ोन पे, जैसे भी आप पे करना चाहो, ये 599 की हम पेमेंट कर देंगे। जैसे ही हम 599 की पेमेंट करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूर इंस्टा EMI कार्ड हैज़ बीन इशूड सक्सेसफुली। हमारी जो फीस है वो पे हो चुकी है और हमारा जो कार्ड है वो सक्सेसफुली इशू हो चुका है, जिसकी लिमिट 1,35,000 रुपये हमें मिल चुकी है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सबसे नीचे मेरे को यहाँ पे एक्टिवेट नाउ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा अगले पेज पर मेरे फोन पर एक OTP भेजा जाएगा। सिंपली वो मेरे को OTP एंटर करना है और उसके बाद सबसे नीचे मेरे को ये जो है सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये बोल रहा है कि आप अपना ई-मैंडेट एक्टिवेट कर लो। अब ई-मैंडेट का सिंपली मतलब ये है कि जैसे मान लो लिमिट तो मेरे को मिल गई 1,35,000 रुपये, मान लो मैं इसमें से कोई प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, लेट सपोज 40,000 रुपये का। अब 40,000 का सामान तो खरीद लिया, लेकिन अब उसकी हर महीने किस्त भी तो भरनी पड़ेगी ना, तो वो किस्त ऑटोमेटिकली किस सेविंग्स अकाउंट से कटेगी वो मेरे को एक तरह से सेलेक्ट करना है। उसे हम बोलते हैं ई-मैंडेट, कि आप एक तरह से परमिशन दे रहे हो अपने सेविंग्स अकाउंट को कि ऑटोमेटिकली मेरी किस्त कटती रहेगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, सबसे नीचे आपको एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक्टिवेट नाउ के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल पूछ रहा है कि अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, IFSC कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, फिर अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो ये सब कुछ करने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर जैसे जिसका मैं ई-मैंडेट डाल रहा हूँ वो ICICI में उनका सेविंग्स अकाउंट है, तो यहाँ पे नाम लिखा आ गया, अकाउंट नंबर लिखा आ गया और ये बोल रहा है कि 25,000 रुपये की मैक्सिमम किस्त कट सकती है एक बारी में। तो ठीक है, इतना कौन सा, हमने हमारी वैसे भी लिमिट 1,35,000 की है, तो इसमें वैसे 25,000 से ज़्यादा किस्त कटेगी भी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है एक तरह से। यहाँ पे 25,000 पड़ा है तो इसको 25,000 ही पड़े रहने दो। आपको बस इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट OTP का। इस गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे एक बॉक्स बन जाएगा, उस पर जो मोबाइल फोन पे OTP आएगा वो OTP आपको एंटर करना है और उसके बाद सबसे नीचे आपको वैलिडेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करोगे OTP आपका सक्सेसफुली वैलिडेट हो
जाएगा और ई मैंडेट आपका जो है वो सेटअप हो जाएगा। ई मैंडेट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो एप्लीकेशन है बजाज फिनसर्व लोन्स यूपीआई एंड एफडी, ये वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इस एप्लीकेशन के अंदर आपका जो ईएमआई कार्ड है वो भी शो करेगा और जो भी आपको ट्रांजेक्शन करनी है, मान लो आप कोई उस ईएमआई कार्ड का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो जो लोन स्टेटमेंट है, कितना लोन आपने भर दिया, कितनी ईएमआई पेंडिंग है, ये सब कुछ भी वहीं दिखाएगा। जब लोन क्लियर हो जाएगा एनओसी भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एक सेकंड ये स्टार्टिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे ना, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप आसानी से वहाँ से निकाल सकते हो। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।